Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are discussing here the subject Labor Law 2. This subject is given in the syllabus of LLB 6th semester, LLB 6th semester, LLB Honors Course 6th semester. Okay, so हम डिस्कस कर रहे थे लेबर लॉ में यूनिट 1 को। यूनिट 1 में हम इसमें एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसमें अब हमें आगे एक नया टॉपिक डिस्कस करना है, विच इज़ एन इनैक्टमेंट। द नेम ऑफ द इनैक्टमेंट इज़ वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इससे रिलेटेड अगर हम इसको एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इससे रिलेटेड लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है आपका। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयज़ अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। उसी तरह 2014 में एक क्वेश्चन आया है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इन शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 तीनों शॉर्ट क्वेश्चन एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड हैं। उसी तरह अगर आप देखें 2015 में तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी जो है, और क्वेश्चन नंबर 4 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड है। 2016 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 में 2017 के पेपर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों ए और बी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से ही रिलेटेड है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2018 में भी इससे रिलेटेड आया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया है, और उसके अलावा दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों जो है आए हुए हैं एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड। 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आए हुए हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट प्लस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड प्लस द एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर 1। वी विल डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट कब आया था, तो अगर इसको इन शॉर्ट कहें कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो है लेबर लॉ में एक अर्लीस्ट मेजर था, यानी कि ये अर्ली इनैक्टमेंट था लेबर लॉज में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट ये इन्फोर्स हुआ था, ये पास हुआ था 1923 में, एंड इट वाज इन्फोर्स्ड इन 1 जुलाई ऑफ 1924, ओके। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का? टू मेक प्रोविज़न फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर इंजरीज बाय एक्सीडेंट। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट के थ्रू, तो इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट में जो प्रोविज़न बनाए गए हैं उन प्रोविज़न में ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर है उसे ऐसे एम्प्लॉयज़ को उस एक्सीडेंट के लिए जो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुए हैं उसके लिए उसे पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रोवाइड द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कैसे एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना? विच हैज़ बीन इनकैपेसिटेटेड बाय द इंजरी बाय ऑफ एन एक्सीडेंट। जिनको इंजरी हुई है एक्सीडेंट के थ्रू, इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं, मतलब कि वर्किंग कैपेसिटी उनकी या तो घट गई है या फिर उनकी वर्किंग कैपेसिटी उनके अंदर नहीं बची है, ठीक है। उसके अलावा ये इंजरी उनको कब हुई है, ये एक्सीडेंट कब हुआ है? अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जब ये इंजरी हुई है, उस टाइम पर एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है इस एक्ट में कि वो उनको कंपनसेशन देगा, ठीक है। ये एक गारंटी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि हैजार्डस जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जिनको हम कह सकते हैं थोड़े से
ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं जहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होती हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, या थोड़ा रिस्की एम्प्लॉयमेंट्स हैं, तो वहाँ पर अगर कोई रिस्क हो सकता है एम्प्लॉयज़ को, तो और कोई एक्सीडेंट होता है किसी एम्प्लॉय के साथ, तो उसको एम्प्लॉयर के थ्रू कंपनसेशन मिल सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये एक एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिक इनैक्टमेंट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली ये सिर्फ एक कंपनसेशन स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एक कंपनसेशन के लिए एक्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये एम्प्लॉयज़ को एक एंग्जाइटी से निकालता है कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, या फिर और ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये इंडस्ट्री को मोर अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। ये लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो इंडस्ट्रियल वर्क में आकर एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इंग्लिश एक्ट की तरह ये एक्ट सब पर अप्लाई नहीं है, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई नहीं है, ये कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एक्सीडेंट की बात करें कि जो एम्प्लॉयज़ को जो के साथ जो एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो ये एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर की किसी गलती से ही हुआ हो, ठीक है। कंपेंसेशन पेबल होगा जब जो सेक्शन 3 में कंडीशंस, देखिए इस एक्ट में सेक्शन 3 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, तब भी एक एम्प्लॉई इंटाइटल्ड होगा कंपनसेशन के लिए अंडर दिस एक्ट, और तभी एम्प्लॉयर बाउंड होगा उसको कंपनसेशन देने के लिए। और उसके लिए जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है वो सेक्शन 10 में प्रिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट में, ठीक है, और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा कंपनसेशन को क्लेम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई भी क्लेम अगर होता है कंपनसेशन के लिए, ठीक है, वो 2 साल के अंदर जो भी कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉय देगा, वो क्लेम 2 साल के अंदर उसे करना होगा। किस 2 साल के अंदर? जब एक्सीडेंट हुआ है उसके 2 साल के अंदर उसे क्लेम करना होगा। और मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? तो डेट ऑफ डेथ के 2 साल के अंदर क्लेम करना होगा जिसको भी क्लेम मिलना है। उसके अलावा अगर हम सेक्शन 3 को यहाँ पर देखें, क्योंकि सेक्शन 3 की कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा ना, तो सेक्शन 3 को यहाँ पर देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का सेंस मतलब क्या है? इस एक्ट में जो जिस चीज़ों के लिए लायबिलिटी का दिया गया है बस उसी के लिए है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। एग्जॉस्टिव प्रोविजंस है लायबिलिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन 3 के सेक्शन 1 में एम्प्लॉयर लायबल होगा कंपनसेशन के लिए फॉलोइंग द 4 कंडीशंस, अगर वो इन 4 कंडीशंस को फुलफ़िल करता है या फॉलो करता है। वो 4 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट वन इज़ पर्सनल इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज्ड टू एन एम्प्लॉय। मतलब पहली कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय है उसको पर्सनल इंजरी होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्सनल इंजरी। देखिए, पर्सनल इंजरी का मतलब ये है कि एम्प्लॉय की अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, मान लीजिए वो एम्प्लॉयमेंट प्लेस पर है और उसकी कोई चीज़ उसकी टूट गई, उसके पास कुछ था सामान और वो एम्प्लॉयमेंट वर्क की वजह से टूट गया, फूट गया या जो भी था खो गया, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। अगर उसको पर्सनल इंजरी होती है तभी होगा। अब वो पर्सनल इंजरी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल इंजरी अगर कोई होती है, कॉज होती है एम्प्लॉय को, तो एक तो वहाँ पर उसको पहली कंडीशन ये है कि पर्सनल इंजरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? सच इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट, यानी कि इस तरह की इंजरी किसी एक्सीडेंट की वजह से होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, पहली तो उसको पर्सनल इंजरी हो रही है, दूसरा उस इंजरी का कारण कोई एक्सीडेंट होना चाहिए, तीसरा एक्सीडेंट मस्ट हैव अराइजन आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब पहली इंजरी हुई, दूसरा इंजरी का कारण एक्सीडेंट होना चाहिए और वो एक्सीडेंट को एम्प्लॉयमेंट में होने की वजह से होना चाहिए। मतलब कि आप उस एम्प्लॉयमेंट में है, उस एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में है, तभी वो इंजरी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है पॉइंट कि जो इंजरी हुई है उस एम्प्लॉयमेंट में रहने की वजह से या इस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है,
वो इंजरी या तो उस इंजरी की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या फिर उसको टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाए, जिससे उसकी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, ठीक है। वैसी इंजरी उसको अगर होती है, यानी कि जो इंजरी उसको हो रही है या तो उसको टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, जिससे उसको वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाती है या वो टोटली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, या फिर यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब बात आती है कि ऐसी, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि जो भी उसको डिसेबलमेंट हो रही है, ठीक है, वो डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा चलनी चाहिए। अगर वो डिसेबलमेंट 3 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है पर्सन एम्प्लॉय, तो फिर उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो 4 कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, these conditions are must to fulfill or to claim the compensation for an employee who has been affected by the injury or employment in the course of employment, sorry। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर बात आती है उसके आगे कि एक तो ये 4 कंडीशन हो गई। अगर ये 4 कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वहाँ पर एम्प्लॉयर कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। उसके अलावा एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए और किन कंडीशंस में, इसको अगर हम और एक्सप्लेन करके देखें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पॉइंट वाइज इसको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इंजरी अगर टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट के रिजल्ट के तौर पे नहीं आती 3 दिन से ज़्यादा की, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया था, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए इंजरी होती है, ठीक है, लेकिन इंजरी में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं होता और एम्प्लॉय की डेथ नहीं होती। 2 कंडीशन याद रखिए, पहला परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है और डेथ नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इनके अलावा अगर मान लीजिए पार्शियल डिसेबलमेंट की कंडीशन है, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए या एम्प्लॉयर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ग्राउंड्स ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो ग्राउंड्स कब नहीं ले सकता? जब एम्प्लॉयर की डेथ हुई है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, तब वो ये ग्राउंड्स नहीं ले सकता। उसके अलावा अगर कोई पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है तो ये ग्राउंड्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। वो ग्राउंड्स क्या है देखते हैं कि दैट द एम्प्लॉय वॉज एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, कि जो भी एम्प्लॉय था जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने कुछ नशीले पदार्थ का सेवन किया था, ठीक है। उसके अलावा कि जो एम्प्लॉय है उसने जो है किसी, मान लीजिए कुछ, जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनको एक्सप्रेसली फ्रेम किया जाता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उनको डिसोबे कर रहा है, जो कि एक्सप्रेसली सेफ्टी रूल्स कुछ दिए गए हैं, और फिर उसका एक्सीडेंट होता है इस वजह से क्योंकि उसने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। इसके अलावा कि मान लीजिए कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट वर्क है, जैसे मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर है कोई, तो उसको जब भी वो कहीं आग बुझाने जाएगा तो उसको वो कपड़े पहनने होंगे जो पहने जाते हैं, स्पेशल सूट होता है जब ऐसे सिचुएशंस के लिए। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर एम्प्लॉय जानता है कि हमें कुछ सेफ्टी गार्ड्स पहनने हैं या सेफ्टी डिवाइसेस हमें यूज़ करनी है अपनी सेफ्टी के लिए, और उनको मान लीजिए एम्प्लॉय विलफुली जानबूझकर उनको एम्प्लॉय डिसरिगार्ड कर देता है या अवॉइड कर देता है और फिर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपेंसेशन के लिए, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर को ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, ये ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन की बात करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में क्या होगा? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में अगर देखिए तो ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिसाइड कैसे किया जाएगा, यहाँ पर ये बात आती है। सब क्लॉज 1 देखते हैं इसमें, इट सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी एज फॉलोज, नेमली, देखिए कुछ रिलेटेड केसेस में कैसे कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा ये बात इसमें कही जा रही है। जहाँ पर इंजरी की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है वहाँ पर कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसका एक फार्मूला दिया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं उसमें। एन अमाउंट इक्वल टू 50%, 2 तरह से उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है, ठीक है। या तो उसकी जो मंथली वेजेस है उसका जो 50% है,
उसको आप मल्टीप्लाई कर दें रिलेवेंट फैक्टर से। देखिए जब आप शेड्यूल पे जाएंगे, इसमें जो रिलेवेंट फैक्टर से रिलेटेड आपको शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। जो भी आप जब इसकी बेयर एक्ट लेंगे और बेयर एक्ट में जब आप रिलेवेंट फैक्टर की बात करते हैं तो आप शेड्यूल 4 पे रिलेवेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। रिलेवेंट फैक्टर एज बेसिस पर डिसाइड होते हैं, उसमें एज दी होगी, ठीक है। जब भी आप शेड्यूल को देखेंगे तो उसमें एज दी होगी और उस एज के हिसाब से उसमें रिलेवेंट फैक्टर दिया होगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की एज 30 ईयर्स है, ठीक है। एज 30 ईयर्स का मतलब क्या है, ही हैज़ कंप्लीटेड द 30 ईयर्स ऑफ हिज एज, ठीक है। उसने 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तब उसे 30 साल का माना जाएगा इस एक्ट के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि और उस एज के हिसाब से उसके आगे रिलेवेंट फैक्टर दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स में दिया रहता है, ठीक है। 1.92 या जितना भी 23.76 इस टाइप में दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए डेथ हो गई है इंजरी की वजह से किसी एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की क्या एज थी वो देखी जाएगी, उस एज के सामने उस एज का क्या रिलेवेंट फैक्टर दिया हुआ है, ये आपको शेड्यूल 4 में मिलेगा, ठीक है। उस रिलेवेंट फैक्टर को उठाया जाएगा और उस रिलेवेंट फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा किससे, जो एम्प्लॉय की मंथली वेजेस थी उसके 50% से, ठीक है। तो यानी कि एम्प्लॉय जो था उसकी जो मंथली वेजेस थी उसके 50% से उसका जो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा रिलेवेंट फैक्टर के साथ। जो भी अमाउंट आता है या तो वो अमाउंट या फिर 1,20,000 रुपये, इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा, इस दो अमाउंट में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा उस अमाउंट को ही एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। यानी कि मिनिमम अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपये। अगर 1,20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट कोई होता है, ठीक है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उससे निकल कर आएगा, अगर ऐसा कोई अमाउंट निकल कर आता है तो या तो वो अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर ये अमाउंट 1,20,000 रुपये से कम है जो हमने फार्मूला से निकाला, तो फिर उसको 1,20,000 रुपये दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए बी को देखते हैं, बी पॉइंट को, जहाँ पर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है इंजरी से, जहाँ पर कोई इंजरी हुई एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उस एम्प्लॉयमेंट में उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो उसकी मंथली सैलरी है, जैसे हमने वहाँ 50% किया, यहाँ पर उसको 60% कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एज के हिसाब से जो रिलेवेंट फैक्टर है। यानी कि जो पहले हमने किया वहाँ पर 50% सैलरी रखी, यहाँ पर 60% सैलरी रखी, ठीक है। और उसके अलावा या फिर एन अमाउंट टू 1,40,000 रुपीज़। देखिए जो मिनिमम अमाउंट यहाँ क्या है कंपनसेशन का, 1,40,000 रुपये, ठीक। 1,40,000 या तो उसको मिलेगा जिसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है किसी इंजरी से, जो कि इंजरी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है। तो या तो उसको मिनिमम कंपनसेशन अमाउंट 1,40,000 रुपये मिलेगा, या फिर उसको वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 60% उसकी जो मंथली सैलरी है उसका निकाल कर उसको उसकी एज का जो रिलेवेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो दे देंगे। इन दोनों अमाउंट में जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा उसे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है कंपनसेशन का इस केस में वो है 1,40,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है प्रोवाइजो में कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर इस अमाउंट को टाइम टू टाइम इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन 1 में बस यही बात कही गई है कि जो रेलेवेंट फैक्टर है उसे जो है स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 4 में। जो शेड्यूल 4 का सेकंड कॉलम है उसमें जो है रेलेवेंट फैक्टर को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। और जो शेड्यूल 4 का फर्स्ट कॉलम है उसको एज बताई गई, यानी कि 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में एज और दूसरे कॉलम में उस एज से रिलेटेड जो आपका रिलेवेंट फैक्टर है वो बताया गया है, जिससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर, वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। एज का मतलब क्या है, जो एज कंप्लीट कर ली गई है उस एज के बारे में कहा गया है। ये एक्सप्लेनेशन 1 में ये हमें मिलता है। एक्सप्लेनेशन 2 में हमें पता चलता है कि एक्सप्लेनेशन 2 इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। इसमें बस ये कहा गया है कि जो 4,000 से ज़्यादा की मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी है 4100, 4200 या 4500 है तो उसे 4,000 रुपये ही माना जाएगा क्लॉज ए और बी के पर्पज़ से, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर सी को देखें तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जहाँ वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी। देखिए ऊपर हमने क्या देखा
टोटल डिसेबलमेंट, ध्यान रखिएगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जो है वो 60% इंटू रेलेवेंट फैक्टर है, मंथली सैलरी का 60% इंटू रेलेवेंट फैक्टर। अब यहाँ पर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की बात की जा रही है सी में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि पार्ट 2 इसमें कहा गया है कि इस तरह की इंजरी में जो कि ये हाँ एक बात और कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का क्या मतलब है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट से रिलेटेड कुछ इंजरीज स्पेसिफाइड की गई हैं शेड्यूल 2 में, ठीक है, सॉरी शेड्यूल 1 में। आप जब भी इस एक्ट के एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट को के पीछे आप शेड्यूल्स को ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में कुछ इंजरीज़ को मेंशन किया गया है और उन इंजरीज़ को पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर उस तरह की कोई इंजरी हो जाती है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी को कोई इंजरी उसमें जो स्पेसिफाई है उसके आगे उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी घट जाती है, यानी कि अगर किसी का हाथ कट गया है तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी कितने परसेंटेज घट जाती है, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी वहाँ लिखा हुआ है। तो जब हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम शेड्यूल 1 को के पार्ट 2 को ज़रूर ओपन करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के अंडर कौन कौन सी इंजरीज आती हैं और उसके सामने दी हुई उसकी वर्किंग कैपेसिटी का कितना परसेंटेज घट रहा है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पर कि अगर किसी को उस लिस्ट में या उस शेड्यूल में दिए हुए किसी इंजरी में से एक इंजरी होती है तब क्या होगा। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि ऐसी इंजरी जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 पार्ट 2 में और उनका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर विच वुड हैव पेबल इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल, यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल डिसेबलमेंट वाला, ठीक है। और उसको परमानेंट जो भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है मतलब कि जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है, जो जिसका परसेंटेज दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, उस अर्निंग कैपेसिटी के कम होने के हिसाब से उसको उसी रेशियो में मेज़रमेंट कर लेंगे। उसका मतलब ये है कि जो हमारा फार्मूला होगा उसको फॉलो करने का, या जो हमारा फार्मूला होगा वो टोटल डिसेबलमेंट वाला ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है उस रेशियो से ही उसको हम निकालेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए कोई इंजरी शेड्यूल 1 में नहीं स्पेसिफाई है तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, वहाँ पर कंपेंसेशन उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट अगर किसी को हो रहा है तो उस केस में उसकी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, जैसा कि शेड्यूल 1 में पाते हैं हम कि इंजरी लिखी हुई है और उसके आगे उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो रिड्यूस हुई है वो लिखी हुई है, तो उस हिसाब उसी रेशियो में उसका अमाउंट निकालेंगे कंपेंसेशन का, ठीक है। मान लीजिए वहाँ कोई इंजरी नहीं लिखी हुई है और वो इंजरी तो फिर क्या होगा कि वो इंजरी किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको एसेस करवाया जाएगा कि ये इंजरी किस कैटेगरी में आती है, और जब वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती है तो वो किस तरह के परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती है। तो उसके सामने फिर देखा जाएगा कि शेड्यूल में कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हुई है और उसी के प्रोपोर्शन में उसकी कंपेंसेशन अमाउंट निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये बात कही गई है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के सेंस में। अब आते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 1 टॉक्स अबाउट जहाँ पर मान लीजिए अगर पार्शियल डिसेबलमेंट की बात है, यह भी तो हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को 2 या उससे ज़्यादा इंजरीज़ आ गई हो एक साथ जो सारी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती हो, तो वहाँ पर उनका एग्रीगेट निकाला जाएगा, लेकिन वो एग्रीगेट का जो अमाउंट कंपेंसेशन का पे किया जाएगा वो जो अमाउंट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में पे किया जाता है उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए किसी को 3-4 इंजरी हुई हैं जो कि पार्शियल डिसेबलमेंट में आती हैं, तो उनका टोटल उनको सबको एग्रीगेट किया जाएगा, उनका सबकी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाएगा, कितनी रिड्यूस हुई है ये देखा जाएगा सबको, और जो भी कैपेसिटी रिड्यूस हुई है उनको ऐड कर दिया जाएगा, तो कंपेंसेशन अमाउंट काफ़ी बन जाएगा। लेकिन इसमें यह बात कही गई कि जो भी कंपेंसेशन अमाउंट बनेगा वो कंपेंसेशन अमाउंट उस किससे ज़्यादा नहीं होगा जो कि टोटल
टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में जो अमाउंट दिया जाना है उससे ज़्यादा वो अमाउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें अगर हम देखें इसका डी मतलब कि डी में क्या कहा गया है कि जहाँ पर टेम्पररी डिसेबलमेंट हो रहा है, टोटल या पार्शियल किसी भी तरीके का हो रहा है, यहाँ पर अब टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट की बात की जा रही है, जो पार्शियल भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि हाफ मंथली पेमेंट दी जाएगी, जो कि जो हाफ मंथली पेमेंट दी जाएगी, देखिए यहाँ पर उसको किस तरह दिया जाना है, यहाँ पर उसको हाफ मंथली वेजेस दी जाएंगी, लेकिन वो 25% के बेसिस पे दी जाएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ इसका ये हुआ कि 25% करके एक महीने के अंदर उसको 2 बार वेजेस दी जाएंगी, लेकिन वो टोटल जो होगा उसका जो एग्रीगेट होगा वो हाफ मंथली वेजेस के बराबर होगा, ठीक है। इसमें तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकालते हैं। और इसके अलावा वर्कमैन या फिर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट बेसिकली कहते किसको है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। और ये कहाँ हेल्प करता है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है, इसमें कंपनसेशन अमाउंट को निकाला कैसे जाता है, शेड्यूल्स क्या हैं, इसमें शेड्यूल्स कहाँ कैसे यूटिलाइज़ की जाती हैं। In the next class we will discuss this topic further, and we will complete the basic concept of Employees Compensation Act. Okay, till then, thank you.